चंदा रे धीरे से मुस्का। नमस्ते, मैं हूँ हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जो पत्रकारिता से अपना नाता जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर न्यूज़ कवरेज करना और जो बड़े न्यूज़ है उसको भी कवर करना और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जनजीवन को समृद्ध करने के लिए, बेहतर करने के लिए इनकी आस्था रहती है और इसी के लिए हमेशा आप काम करते रहते हैं। और आज बहुत ही अच्छा मौका मिला कि हम सभी एक साथ हुए हैं और ख़ास अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विशेष आगमन ब्रह्म कुमारी संस्थान में हुआ था, उस पूरे प्रोग्राम को हमने हूबहू देखने का मौका मिला। और एक हम लोग हमेशा यूट्यूब या फिर टीवी में प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन साक्षात्कार में एक अलग अनुभूति होता है, एक का जो है ओरा का जो है लेन देन होता है जो हमारा स्क्रीन पे नहीं हो पाता। और हूबहू सामने देखते हैं तो मंत्रमुग्ध भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं भावनाएं उमड़ पड़ती हैं हमारी। तो वो चीज़ों का जो आनंद है वो अभी हम लेकर ही यहाँ स्टूडियो में पहुँचे हैं। तो मेरे साथ विशेष डीडी पारिक सर हैं और साथ में रवि कुमार जी हैं और शिवाली जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप तीनों ही पत्रकारिता में अपनी सेवा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिवाली जी से। स्वागत है आपका, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ भाई जी, एंड मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। जैसे कि आज हम यहाँ शांतिवन में नरेंद्र मोदी जी के आगमन पे हम यहाँ पे उपस्थित हुए थे और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं भी और आगे आपसे डिस्कस करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। शिवाली जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि पत्रकारिता में आपको कितना समय हुआ? मैं वैसे तो 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं देते आ रही हूँ 6-7 साल से। एंड छत्तीसगढ़ में मैं ब्रह्म कुमारीज के सारे जो भी न्यूज़ होते हैं, कार्यक्रम्स होते हैं, वो सारे कुछ मैं ही देखती हूँ। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए। आइए, मैं सीधे आपको रवि कुमार जी से जोड़ना चाहूँगा। रवि कुमार श्री गंगानगर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, आज मधुबन में आकर के और बड़ा अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को नज़दीक से सुनने का अवसर मिला। राजनीति में बहुत कम अवसर होते हैं जब आप किसी बड़े नेता को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को इस प्रकार सुन पाते हैं या उनके कार्यक्रम में आप शामिल हो पाते हैं। जी 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 जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र में कितने समय से हैं? मैं लगभग 12 वर्षों से राजस्थान पत्रिका में काम कर रहा हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर अनुभव रहा। ग्रामीण अंचल में पत्रकारिता करते हुए लंबा अनुभव रहा। चलिए रवि कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो आइए, मैं पारिक सर से भी आपको जोड़ना चाहूँगा। डीडी पारिक जी हमारे साथ है। आप भी श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं, पत्रकारिता में अपनी सेवा देते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूँगा कि जी, दैनिक भास्कर में मुझे काम करते हुए 12 वर्ष का समय हो गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी मैंने काम किया है। जी राजस्थान न्यूज़ और फर्स्ट इंडिया राजस्थान के अंदर मैं काम कर चुका हूँ। और पत्रकारिता में हमें विशेष कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए या कुछ कह लीजिए कि लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो हमारा काम काबिल तारीफ होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पारिक सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आप कितने समय से जुड़े हैं इस फील्ड में? मुझे 12 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर काम करते हुए। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छा लगा और एक अच्छा अनुभव आपके पास है पत्रकारिता का। और आज जो मोदी सर को हम लोग हूबहू सुना, उन चीज़ों में थोड़ा सा क्या आपको लगा और किस तरह से आप इस कार्यक्रम का पूरा, अगर सार में आप अपने शब्दों में बताना चाहे तो आप अपना अनुभव ज़रूर साझा कीजिए। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार जो बिल्कुल मुखातिब हुए इस प्रकार से कि प्रधानमंत्री जी की बातें हमने, जो मन की बातें हम रेडियो में सुनते थे, आज साक्षात उनकी बातें हमने सुनी। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने जो ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जहाँ कुछ शिलान्यास किए, वहीं उन्होंने स्वास्थ्य, भारत सरकार की जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी दी।
हम बात कर लेते हैं आयुष्मान योजना की। आयुष्मान योजना के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि अब तक 4 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिल चुका है। और ये वाकई में जो गरीब वर्ग है, जो गरीब होते हुए इलाज नहीं करवा पाते हैं, उन लोगों के लिए ये विशेष बेहतर योजना थी, जिसमें 4 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर इलाज का मौका मिला। एक उनकी जो योजना जन औषधि केंद्र है, जो छोटे छोटे शहरों के अंदर उन्होंने खोले, उससे भी गरीब तबके को अच्छा फ़ायदा मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज, हमारा क्षेत्र जो राजस्थान था उसके अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं थे, तो भारत सरकार ने प्रत्येक ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि MBBS के अंदर जो सीटें थी वो पहले बहुत कम हुआ करती थी, उन सीटों को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। और इसके अलावा PG की सीटें जो थी वो 65,000 कर दी गई है। बात करते हैं हम मोटे अनाज को लेकर, आज उन्होंने विशेष फोकस मोटे अनाज पर भी दिया। बिल्कुल। तो मोटा अनाज जो है ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है कि वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात उठाई थी, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया। और मोटे अनाज के रूप में, जो हम पहले जब मोटा अनाज खाया करते थे, आज से पहले भारतवर्ष में लोग मोटा अनाज खाया करते थे, बिल्कुल। लेकिन अब मोटा अनाज खाने से लोग नहीं खा पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी पहल है कि मोटा अनाज खाइए और स्वस्थ रहिए, और एक जागरूकता का उन्होंने ये संदेश दिया। बिल्कुल। पारिक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मोटा अनाज को लेकर जो पहल हुई थी, तब से जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी रात में जो खिचड़ी बनती है वो ख़ास मोटा अनाज का ही बनता है। सभी लोग उस मोटे अनाज से बने हुए खिचड़ी को ही खाते हैं पिछले कुछ समय से। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि योजनाएं बनती हैं या संदेश मिलता है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले भी लोग चाहिए, तब वो जो संकल्प है वो साकार होता है, उसका बेनिफिट लोगों को मिलता है। निश्चित तौर पे जब आप मोटे अनाज का खिचड़ी या मोटे अनाज का कुछ भी बना के, रोटी सब्जी कुछ भी बना के आप खाते हैं, तो वो आपके बॉडी को रिपेयर करता है। ये बहुत बड़ा जो है मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है। और बाकी सब चीज़ें जो है रिफ़ाइन करके हमको मिलता है, थोड़ा मुंह को टेस्ट लगता है, लेकिन वो चीज़ें जो है डाइजेस्ट होने में काफ़ी जल्दी जो है मुश्किलें कर देती हैं, डाइजेस्ट होने में उनको टाइम लगता है। और उसके वजह से हमारा बॉडी जो है पूरा उसको काम हजम करने में टाइम देता है, तो हमारा बाकी सारे काम जो है बॉडी का जो काम है वो कहीं ना कहीं धीमा हो जाता है। तो ये मोटा अनाज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो हजम करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद रिपेयरिंग शुरू कर देता है, माना एक तरह से बहुत बड़ा काम हो जाता है हमारे हेल्थ सेक्टर में। इसलिए मोटा अनाज खाइए और स्वस्थ रहिए, ये संदेश हम सभी को मिला है, तो इसका ज़रूर लाभ लेना चाहिए। तो आइए मैं आगे और जोड़ना चाहूँगा रवि कुमार जी को। रवि कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है और अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करते हुए। तो आप अभी इस साक्षात्कार में थे, तो आपने क्या अनुभव किया? भारत देश को युवाओं का देश कहा जाता है। जी। विश्व में भारत की जो युवा आबादी है वो सबसे अधिक गिनी जाती है, और युवाओं के लिए रोजगार बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है। आज के प्रधानमंत्री जी के दौरे में, या हम कहें कि आज की सभा में प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़ा हुआ माना। उन्होंने राजस्थान वैसे भी स्वास्थ्य सेवाओं में, क्योंकि ट्राइबल्स एरिया, पहाड़ी क्षेत्र या पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिले हैं जो आज भी स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में एक बड़ी अच्छी बात थी, उन्होंने कहा कि राजस्थान में 20 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आपने देखा हो भी श्री गंगानगर जिले में जो है वो मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है केंद्र सरकार के सहयोग से, तो उससे भी बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ मिलेगा। श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ जिला है, तो ऐसे में वहाँ मेडिकल कॉलेज की सुविधा प्रारंभ होने से स्वास्थ्य सेवाओं में निश्चित ही लाभ होगा। और जब 20 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे तो ये निश्चित है कि वहाँ जो विद्यार्थी प्रवेश लेंगे, जो युवा प्रवेश लेंगे, तो वो नर्सिंग कोर्स पूर्ण करने के बाद बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं राजस्थान के नागरिकों को दे सकेंगे, और ये उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए भी बड़ा अच्छा है। इसके अलावा एक बड़ी बात थी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में गंगानगर जिले में, या यूँ कहीं जैसलमेर में, बाड़मेर देखने को मिल रही है। इन दिनों सीमा पार से हेरोइन तस्करी के मामले बड़े सामने आ रहे हैं। आप देखेंगे श्री गंगानगर जिले में, और श्री गंगानगर के साथ ही जैसलमेर जिले में अभी बड़ी पैमाने पर जो है पाकिस्तान से हेरोइन की खेप आई थी, और जिसमें लगभग 4 लोगों से तकरीबन आप मानिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कीमत होगी लगभग 60 करोड़। तो नशा जो है वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए। बिल्कुल। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की, और उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की इस बात पर बड़ी प्रशंसा की कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो है वो विभिन्न संस्थान कार्य कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी जो है वो इससे हट करके और बड़े स्तर पर
बड़े क्षेत्र में हम कह सकते हैं कार्य कर रहा है। इसी प्रकार जिस प्रकार कोविड में उनका योगदान रहा, तो नशा मुक्ति में भी उनका योगदान काबिल तारीफ़ है और ये देश की युवाओं को बचाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि देश की युवा पीढ़ी को नशे से नहीं बचाया गया तो निश्चित रूप से हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा और यह देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जी 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 रवि कुमार जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा हमारे सभी रेडियो लिसनर जो रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के जो समक्ष हमने ये सारी बातें सुनी और मुझे भी अच्छा लगा कि हम लोग जिन चीज़ों को करना चाहते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री का जो है पूरा सहयोग मिल रहा है, योजनाओं का सहयोग मिल रहा है और साथ ही साथ ब्रह्म कुमारी जैसे एक बड़ा संगठन अगर इस कार्य को करती है तो निश्चित तौर पे गांव-गांव के छोटे जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं या जहां तक दूसरे लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक पहुंचने का संभावना बढ़ जाता है। और आपने जो जिक्र किया खास नशा वाली बात, और जहां पर ऐसे जो तस्करी हो रही है इसको तो रोकना ही है, लेकिन इसके साथ में अगर लोग या युवा जागरूक हो जाए तो शायद इस तरह के काम होने बंद हो जाएंगे। जी और जी एक विषय में रह गया था आज, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस उद्देश्य से आए थे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। हमें आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से जिस ग्लोबल हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया है, यह निश्चित रूप से पूरे उदयपुर संभाग के लिए या सिरोही जिले के लिए यह विशेष योगदान देगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को विशेष लाभ देगा। ग्लोबल हॉस्पिटल के प्रारंभ होने से 250 बेड का जो हॉस्पिटल यहाँ बनाया जाएगा संस्थान की ओर से, वह निश्चित रूप से इस पिछड़े हुए क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के या यूँ कहें कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को बहुत व्यापक लाभ देगा। और इसके अतिरिक्त आसपास के अन्य क्षेत्र के लोग भी जो है वो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो यह संस्थान का एक बेहतरीन कार्य था, इसके लिए संस्थान बड़े साधुवाद का पात्र है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रवि कुमार जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्र भी सुनकर कहीं ना कहीं मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमारे लिए, राजस्थान के लिए, आदिवासी इलाकों के लिए, वो सारी योजनाओं के सहित जो है, एक तो सेहत का और आयुष्मान कार्ड बना है, ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए बहुत ही एक वरदान से कम नहीं है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से इस विषय को लेकर किसी ने काम नहीं हुआ या काम हुआ तो थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन अब एक बड़ा जो सेक्टर के रूप में, एक बेहद रूप में इस कार्य को किया जाएगा और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। तो आइए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं, हमारे साथ पत्रकारिता के लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं, विचार हमारे साथ आपको सुनने को मिल रहा है। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। अपनी अनंत किरणें पाए साफ पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए साफ पसारे, गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे।
एक विशाल तरवर समाया। तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया। तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। हे ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली। अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली। हे ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली। अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली। महाचंद्र को चैतन्य तारावली निहारे। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। अपनी अनंत किरणें पाहे साफ सारे। अपनी अनंत किरणें पाहे साफ सारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डाले। बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन जिंदल। मैं एक टेलीविज़न आर्टिस्ट हूं। मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं यहाँ पे आके। मैं यंग हूँ। एक जो यंगस्टर होता है उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो संदेश है आप सब के लिए, जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, कि आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह चैनलाइज कीजिए। वो डायरेक्शन पाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर एक बार मधुबन आइए, माउंट आबू आइए। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग तो खैर बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद। आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बहुत ही प्यारा सा एक आध्यात्मिक गीत सुन रहे थे आप।
ये गीत हम सभी को जो है मोटिवेशन देता है, कहीं ना कहीं अनंत किरणें जो हैं ईश्वर की हमेशा हमारी तरफ आती रहती हैं। लेकिन हम अगर थोड़ा सा अग्रसर हो जाए, थोड़ा सा अपनी चेतना को जागरूक रखें, थोड़ा सा अपने प्रति आस्तिक हो जाए और परमात्मा की तरफ अपना बुद्धियोग लगाएं, तो अनंत किरणें, अनंत ऊर्जा जो है सकारात्मक आपको मिलता है। बस एकाग्रचित होने की ज़रूरत है। जिस तरह से सूर्यमुखी फूल को आप देखते हैं तो धीरे धीरे वो सूर्य की तरफ आकर्षित रहती हैं, हमेशा उनका चेहरा जो है आसमान की तरफ रहता है। तो जितना वो सूर्य किरणें ग्रहण करता है उतना ही वो सुंदर दिखता है, उतना ही सुंदर वो बड़ा साइज में आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सूर्य नहीं निकलता है, बादल आ जाते हैं, तो तब क्या करता होगा सूर्यमुखी फूल? तो आप सोच रहे होंगे तब क्या करते हैं, सूर्यमुखी फूल आपस में एक दो के सामने हो जाते हैं, तो वो अपनी जो संचय ऊर्जा है उसके द्वारा वो ऊर्जा को अपना मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए कभी आपको लो फील हो रहा है, आपका बुद्धियोग परमात्मा के साथ एकाग्र नहीं हो रहा है, तो चिंता मत कीजिए। कुछ ऐसे संत महात्माएँ या कुछ ऐसे लोग आपके आसपास में जिनकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, तो उनके साथ बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक सिंपल तरीका है। जब आप नेगेटिव या फिर आप परेशान से हो तो किसी अच्छे विद्यार्थी या किसी अच्छे टीचर, शिक्षक आपके गांव में होंगे, उनके साथ ज़रूर बात कीजिए, आपको कहीं ना कहीं वो एक नया रास्ता मिलेगा। तो आइए इसी बीच मैं शिवाली जी को जोड़ना चाहूँगा। आप भी पत्रकारिता में काफ़ी लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं, तो आपने भी आज विशेष जो है साक्षात्कार किया माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनका संबोधन सुना, तो काफ़ी चीज़ें तो हमारे मित्र बता दिए हैं। जो रह गए हैं उन चीज़ों को मैं चाहूँगा कि आप बताएं अपना अनुभव के साथ। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ने आज काफ़ी अध्यात्म को लेके भी जिक्र किया गया था उनके द्वारा। जैसा कि वो 2004 से कंटिन्यूसली मधुबन आ रहे हैं, दादी जानकी जी, दादी प्रकाश मणि जी, दादी गुलजार जी, उनके साथ उन्होंने कई बार उपस्थिति दी है यहाँ के कार्यक्रमों में। तो उन्होंने एक जिक्र किया था अध्यात्म को लेके कि जब भी वो मधुबन यहाँ आते हैं और हम सब भाई बहनों के साथ इकट्ठे होते तो वो कुछ प्राप्ति करके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो परमात्मा प्राप्ति हो या हमारा मतलब बीके भाई बहनों का आशीर्वाद हो, तो जो कि उनको बहुत मदद करता है देश की सेवा करने के लिए। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने वहाँ पे कही थी कि यहाँ पे जो ऐसी शक्ति है जो उन्हें प्राप्त होती है, जिससे वो और अच्छी सेवाएं दे पाते हैं भारत देश को अपने। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, कि यहाँ इतना पावर है, पॉजिटिविटी है, जिसके कारण अध्यात्म से लोग कनेक्ट हो पाते हैं। आते साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो अध्यात्म से कनेक्ट हो पाता हूँ, अध्यात्म को महसूस कर पाता हूँ। और उन्होंने बीके भाई बहनों की काफ़ी तारीफ़ की कि यहाँ पे वो नई नई योजनाओं पे काफ़ी सारा काम करते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, रवि भाई साहब ने, जैसे कि नशा मुक्ति और भी बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। काफ़ी विंग्स के प्रोग्राम, जैसे अभी हम खुद भी मीडिया विंग्स के प्रोग्राम में आए हुए थे, और भी बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, जो कि एक ऐसी संस्थान से ब्रह्म कुमारी जो इतने सारे कार्यक्रमों को हैंडल करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी एक संस्थान है जो सारा कुछ करती है, ऐसी कोई संस्थान है नहीं और भारत देश में जो हर चीज़ के लिए कार्यस्थल पर अपना कर्तव्य निभा रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बात की। दूसरा, जैसे कि ब्रह्म कुमारी नर्सिंग कॉलेज भी ओपन होने वाला है, तो ये भी बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा उन बच्चों के लिए जो कि आसपास अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए बेस्ट है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो पास में उनको एक सुविधा मिल जाएगी पढ़ने की भी और हॉस्पिटल में सेवाएं देने की भी। जी जी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो जैसे खेत हैं उन पे फर्टिलाइजेशन और ये केमिकल कम यूज़ किया जाए, ताकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। एग्जैक्टली। तो ताकि हम स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ भोजन हमको प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं हम वो लें और केमिकल से थोड़ा दूर रहें। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये चीज़ उन्होंने स्पेशली आज हमको बताई कि आप इस चीज़ का जिक्र वो हमेशा से करते आ रहे। गुजरात में भी कई बार उन्होंने खेतों को भ्रमण करते हुए ये सारी चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, ताकि स्वस्थ रहे भारत, तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए शिवाली जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया। जो मिसिंग डायमेंशन था हमने अभी कवर नहीं किया था, उसे आपने कवर कर दिया। और जहाँ पर अध्यात्म की बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो बात बताते हैं उसे पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अगर हमारी बात मानता है तो हमारी अपेक्षाएं निश्चित तौर पे बढ़ जाती हैं। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि मेरी भी अपेक्षाएं यहाँ आकर बढ़ जाती हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग कार्य हैं जिसमें और आगे बढ़ के हमको काम करना है। जो अभी योजनाएं सरकार की वो तो करना ही है, उसके साथ में और भी एडिशनल जो चीज़ें हैं, जहां पर पानी के बारे में उन्होंने जिक्र किया और इसके ऊपर काम करने के लिए कहा, और फिर नशा मुक्ति पे काम करने के लिए कहा, और अध्यात्म पे, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो आपने जिक्र किया उस पे काम करने के लिए बोला है। और ये सारे कार्य करते हुए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सेक्टर में जो काम हो रहा है वो इनडायरेक्टली आदिवासी बच्चों को नर्सिंग के लिए और डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल सेवाओं में बहुत बड़ा करियर का एक सोर्स भी अपने आप इनडायरेक्टली ओपन हो रहा है। तो आज हमारे युवा साथी अगर हमें सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा हमारे लिए कुछ सर ने बोला ही नहीं लेकिन आपके लिए एक बहुत ही सीक्रेट खजाना खोल दिया पूरा स्वास्थ्य क्षेत्र में। स्वास्थ्य के इस क्षेत्र में आप बहुत बड़ा करियर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको MBBS डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उसमें बहुत सारे मेडिकल फील्ड में आप हाइजीन के क्षेत्र में बड़ा काम कर सकते हैं। स्वच्छता को लेकर भी सर ने बहुत अच्छी बात कही, और दादी जानकी जी इसका ब्रांड एम्बेसडर थी जब उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया था। तो उसमें भी हम लोग अभी भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आदिवासी इलाके में आज भी हम लोग इस चीज़ से थोड़ा ना कहीं प्रभावित हैं अस्वच्छता से। तो वहाँ पर हम जो है हाइजीन को अगर सीख लेते हैं, छोटा सा कोर्स 1-6 महीने का होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर पता करें कि हाइजीन कोर्सेस कहाँ पर होते हैं, तो वो भी कोर्स करने से आपको मेडिकल क्षेत्र में एक अच्छा जो है सुपरविज़न का काम मिलता है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है, छोटा सा कार्य है, लेकिन हॉस्पिटल में और होटल्स में ख़ास आपको जो है इसके लिए काम मिलता है। आप करियर बना सकते हैं अच्छा। तो कई बार होता है कि मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप पीछे जो बैक साइड में, बैक एंड में जो काम होते हैं उस कार्य को भी सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये सारे नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं आपके लिए, या मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें पता कीजिए कि कैसे हम लोग इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटी चीज़ हैं, ये सारे बोनस पॉइंट है। आदिवासी में आप अगर गाँव में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि भाई आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, वो चीज़ आपके दिमाग से हटा दीजिए। आपके पास क्या स्किल है और क्या कर सकते हैं, ये देखकर आप स्वास्थ्य सेवा में जुड़ जाए। जी शिवाली जी कुछ बताना चाहती हैं? जी जैसे कि स्वास्थ्य में MSW है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर जो दादी जानकी जी रही हैं, साफ सफाई को लेके जो कोर्स होता है वो MSW है। और फार्मेसी भी अच्छा एक ऑप्शन है, बिल्कुल, और BSc नर्सिंग है, और DMLT, BMLT एंड OT टैक, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं मेडिकल में जिसमें डॉक्टर की डिग्री नहीं हो तो भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अपना नाम कमा सकते हैं। बिल्कुल। रेडियोलॉजी भी बहुत अच्छा एक सेक्टर है। बिल्कुल। तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, बस आपको जो है उन चीज़ों को कैसे मैं हैंडल करूं या कैसे आगे बढ़ूं, ये आपको सोच के आगे बढ़ना है। और डॉक्टर और बड़े छोटे डॉक्टर जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए तो आपके लिए रास्ता हमेशा खुला ही है, क्योंकि इस बार जैसे कि उन्होंने सीटें बढ़ाई 1 लाख, तो उसमें आप तो सीधा आग बंद करके आप अपना करियर को अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे पारिक सर भी कुछ बोलना चाहते हैं जाते जाते। जी पारिक सर, एक उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात बताई, जो G20 को लेकर जो बात उन्होंने चर्चा की, उन्होंने कहा कि महिलाओं की अगुवाई में हमारे देश का विकास हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और ये जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये भी महिलाओं का ही संस्थान है। इसमें सर्वोच्च पदों पर महिलाएं विराजमान हैं और वो कार्य भी कर रही हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही कि ब्रह्म कुमारीज संस्थान से जो मैंने अपेक्षाएं की थी, उन सभी अपेक्षाओं को ब्रह्म कुमारी संस्थान ने पूरा किया है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका पारिक सर। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने प्रधानमंत्री जी के संबोधन को लेकर आपसे चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं इसका विस्तार और भी कर सकते हैं आप स्वच्छता के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर सर ने आपको खुला छूट दिया है। और इसमें आगे चल के SIG ग्रुप्स अगर अपने किसानों के अपने गाँव में आप बनाते हैं
तो क्या होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग वाला जो फील्ड है ये बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताना चाहूँगा। कल भी मेरी रघुवंशी सर जो चेतना मंच के पोर्टल को चलाते हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है, बस आपको जो है शुरुआत में ऐसा लगता है कि आपकी जो है उत्पादन कम हो रही है, लेकिन उसके साथ में आपका पूरा मेडिसिन जो दवाइयाँ हैं, जो फर्टिलाइज़र है, वो पूरा बच रहा है आपका, तो वहाँ पर आपका वो माइनस हो रहा है, तो आपको प्लस में ही आप है। सिर्फ कम उत्पादन के फोकस में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं जा रहे। तो मैं चाहूँगा कि आप उस ओर बढ़े और आगे बढ़े। और रवि कुमार जी भी कुछ बताना चाहते हैं इसी विषय को लेकर। जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के प्रधानमंत्री जी की चिंता निश्चित ही वाजिब है। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति, आप यूँ समझिए, किसी न किसी 2 बीमारी से पीड़ित है। आज ब्लड प्रेशर की समस्या ले लीजिए, ब्लड प्रेशर से लेकर के शुगर, कैंसर जैसी भयावह बीमारियां आम होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय था जब कैंसर के मरीज कहीं किसी क्षेत्र विषय में एक मिलता था और लोग कैंसर का नाम लेने से कतराते थे। लोग यूँ कहा करते थे कि इसको बस एक अछूत बीमारी है। और आज कैंसर की यह स्थिति है कि बीकानेर से एक ट्रेन निकलती है पंजाब की ओर, उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन का नाम दिया गया है। उस ट्रेन के अंदर अधिकांश, आप यूँ मानिए कि 80% जो यात्रा करते हैं वे सभी कैंसर से पीड़ित हैं। और इसका एक बड़ा कारण यही है कि आज हम दूध पी रहे हैं तो वो फर्टिलाइजर से मिला हुआ है, केमिकल्स है उसमें, नकली दूध बिक रहा है मार्केट के अंदर। आज हम अनाज खा रहे हैं तो उसमें यह है कि यूरिया, DAP सहित अनेक ऐसे स्प्रे हैं, खाद हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका इतना अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है कि वो जो उत्पादन है वो उत्पादन पूर्णतः प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रवि कुमार जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक जो सत्य है उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला है, और ये हम सभी जानते हुए भी कहीं ना कहीं अनजान बनने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पे आज समय आ गया है कि हमें परिवर्तन लाने का और एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का, कि हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं तो ये बदलाव हम अपनी तरीके से शुरू कर सकते हैं और देशवासियों के स्वास्थ्य और ज़िंदगी को शुभ बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें आप मार्केटिंग का जो टूल है उसको भी उपयोग कर सकते हैं। आज शहरों में जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं, 50-50 घर रहते हैं एक एक बिल्डिंग में समझो, तो वो सारी एक सोसाइटी बन जाती है 50 लोगों की। आप सिर्फ सोसाइटी को जाके आप मिलते हैं और आप बोलेंगे कि हम आपको ऑर्गेनिक सब्जियां देंगे, आपको हफ्ते में आप खाली अपना ऑर्डर्स हमारे पास भेज दीजिए, तो इन एडवांस आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं और युवा वर्ग इस चीज़ को आराम से कर सकती है। और खाली आपको जो है वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचाने का एक अच्छा साधन जो है अपने पास रखेंगे, तो पूरे गांव में जितने भी लोग हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन एक ही गाड़ी से हो जाएगा और वो आपको सस्ते में आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करके लोगों को डिलीवरी दे सकते हैं और आपको इन एडवांस वाले ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इससे आप जो है अच्छा कमाई भी कर सकेंगे और लोगों का स्वास्थ्य भी मेंटेन रख सकते हैं, उन्हें बीमारियों से भी बचा सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आज के इस सत्र में हमने जो बातें की वो कहीं ना कहीं आपके अंतर आत्मदृष्टि को उजागर करेगी और आप अगर चिंतन करके इस मार्ग में किसी भी जगह पे आप काम करते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी। ऐसे शुभ आशा के साथ फिर से एक बार हमारे सभी मेहमानों का, जैसे DD पारिक, रवि कुमार जी, शिवाली जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत ही अच्छा चिंतन करके आप तक जो है सहज रूप में प्रधानमंत्री सर की बातें और उनके सोपन को आपके सामने रखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रधानमंत्री जी के सोपन के साथ अपने सपने को जोड़िए और आगे बढ़िए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु प्यार किरणों से
सफल हुए हैं जीवन के पल उसकी ही बाहों में। हो सफल हुए हैं जीवन के पल उसकी ही बाहों में। हर रिश्ते का सुख मिला है उसकी ही यादों में। किया भरोसा शिव बाबा पे उसने हमें संभाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला। पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु प्यार की किरणों से